हेलो स्टूडेंट, आई एम लीलम चंद्राकर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी। आज का हमारा टॉपिक है माइक्रोस्कोप। इस वीडियो में हम लाइट माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट और उसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले देखते हैं माइक्रोस्कोप क्या होती है। माइक्रोस्कोप एक इंस्ट्रूमेंट है, एक मशीन है जिसके ज़रिए हम छोटे छोटे ऑब्जेक्ट को देखते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट जो हमारे आम आँख से दूर है। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन है। इसके बाद ही हमें पता चला कि लाइफ एक्चुअली कैसे परफॉर्म करती है, क्योंकि हमने सेल को देखना शुरू किया, सेल के ऑर्गेनेलिस को देखा, डीएनए का पता चला कि इंफॉर्मेशन कहाँ पे स्टोर होती है हमारे सेल को फंक्शन कराने के लिए। ठीक है, तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इन्वेंशन थी। अब माइक्रोस्कोप का मीनिंग समझते हैं। तो माइक्रो का मतलब होता है स्मॉल और स्कोप का मतलब होता है टू सी। ठीक है, चीज़ों की तरफ देखना। तो इसी वजह से इसका नाम माइक्रोस्कोप पड़ा। इसकी हेल्प से हम छोटे वस्तुओं को बड़ा करके देख सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप जो है वो डिफरेंट टाइप के होते हैं। स्टडी करने के लिए डिफरेंट टाइप के माइक्रोस्कोप का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे कुछ टाइप दिए गए हैं। इसमें से सिर्फ हम लाइट माइक्रोस्कोप और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो पहले देखते हैं लाइट माइक्रोस्कोप क्या होती है। लाइट माइक्रोस्कोप सबसे पहली टाइप है और सबसे अर्लियर टाइप है। ये 1590 में सबसे पहले इन्वेंट हुआ था, फिर इसमें मॉडिफिकेशन होता गया। ठीक है, तो लाइट माइक्रोस्कोप क्या है। लाइट माइक्रोस्कोप के अंदर विजिबल लाइट को यूज़ किया जाता है ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, यानी विजिबल लाइट की जो वेवलेंथ है उसकी रेंज से ऊपर ऊपर के सारे ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से। इसे सिंपल माइक्रोस्कोप भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम डिसेक्टिंग और कंपाउंड माइक्रोस्कोप को देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। मैग्नीफिकेशन क्या है। तो जिस इमेज को हमें ऑब्जर्व करना होता है तो उसकी मैग्नीफिकेशन पावर क्या होगा कि वो जो इमेज है इनलार्ज हुआ है, यानी साइज में बड़ा हुआ है। तो इन साइज में बड़ा होने के लिए जो हम इंस्ट्रूमेंट चूज़ करते हैं तो हम कहते हैं कि ये उसकी मैग्नीफिकेशन पावर है, यानी किसी भी वस्तु की एबिलिटी कि वो किसी वस्तु की साइज को कितना बड़ा कर सकता है। ठीक है, तो किसी इमेज का अपीयरेंस साइज जो हमें देखने में नज़र आता है वो जब इनलार्ज हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, तो हम कहेंगे कि उस चीज़ की मैग्नीफिकेशन इतनी है, यानी कुछ मेजरमेंट होगी जो हमें बताएगी कि किसी इंस्ट्रूमेंट की मैग्नीफिकेशन पावर क्या है। ठीक है, उसके बाद है रिजॉल्विंग पावर। तो जब कोई इंस्ट्रूमेंट जो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं जैसे कि कैमरा या फिर माइक्रोस्कोप वगैरह, ठीक है, तो जब इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो दो ऑब्जेक्ट के इमेज को अलग करने की कैपेसिटी रखते हैं, यानी उसमें एबिलिटी होती है कि वो दो ऑब्जेक्ट की इमेज को अलग अलग करे, और कौन से इमेज को, जो एक दूसरे के बहुत नज़दीक नज़दीक लोकेटेड हो। ठीक है, तो उसको कहते हैं कि ये उस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर है। ठीक है, तो दो क्लोजली क्लोजली रिलेटेड ऑब्जेक्ट, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, एक इमेज है और ये सेकेंड इमेज है। ठीक है, जो एक दूसरे से क्लोजली रिलेटेड है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का मतलब होगा कि वो इंस्ट्रूमेंट इन इमेज को या फिर इन पॉइंट को अलग अलग शो कर सकता है। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर को हम एक डायग्राम से देख लेते हैं कि रिजॉल्विंग पावर क्या होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये एक इमेज है, तो इस पॉइंट में हमें सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नज़र आ रहा है, यानी ये सिर्फ एक चीज़ नज़र आ रही है। जबकि जिस इंस्ट्रूमेंट की रिजॉल्विंग पावर हाई होगी यानी ज़्यादा होगी तो वो इस इमेज को क्लियरली दिखाएगा। ठीक है, तो जब क्लियर नज़र आएगी तो क्लियर नज़र आने पे हमें ये पता चला कि ये एक चीज़ नहीं थी बल्कि दो चीज़ थी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका इमेज जो है वो अलग अलग दिखाएगा। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर का क्या मतलब है कि दो चीज़ें क्लोजली लोकेटेड होती हैं, एक दूसरे के पास पास होती हैं। ठीक है, दो रेजुलेशन से वो चीज़ें जो है वो अलग अलग नज़र आती हैं। तो जितनी किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की रेजुलेशन पावर ज़्यादा होगी उतनी क्लियर हमें वो चीज़ें नज़र आएगी, यानी वो इमेज हमें अलग अलग नज़र आएंगे। ठीक है,
अब हम देखते हैं डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप को। ठीक है, डिसेक्टिंग माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट और उसके फंक्शन को। तो इस माइक्रोस्कोप में उल्टा प्रतिबिंब बनता है। इसमें सिर्फ एक लेंस होता है और लेंस उत्तल लेंस होता है। इसका यूज़ स्मॉल वस्तु को बड़ा करके देखने के लिए किया जाता है। एक सिंपल माइक्रोस्कोप में स्ट्रक्चर के बेस पे टू पार्ट होते हैं। एक होता है मैकेनिकल पोर्शन और सेकेंड होता है ऑप्टिकल पोर्शन। ठीक है, तो पहले देखते हैं इसके मैकेनिकल पोर्शन को। तो माइक्रोस्कोप का वो भारी पार्ट जो मेज पे रखा जाता है, ठीक है, इसको बेस कहा जाता है या फिर इसे फुट भी कहा जाता है। ये भी के शेप्ड का होता है। इसके ऊपर एक लिम्ब लगी होती है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे लिम्ब कहा जाता है। ठीक है, इसी को पकड़कर माइक्रोस्कोप को उठाया जाता है। अब लिम्ब के ऊपर धातु के फ्रेम में फंसी हुई कांच की स्टेज होती है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसको स्टेज कहा जाता है। उसके बाद लिम्ब में एक एडजस्टमेंट स्क्रेव लगा होता है। ठीक है, जो लिम्ब के ऊपर लगी एक अन्य छोटी घुमाने वाली लिम्ब को ऊपर नीचे एडजस्ट करने का वर्क करता है। ठीक है, और इस स्टेज के राइट और लेफ्ट पार्ट में स्लाइड को दबाने के लिए दो स्टेज क्लिप लगी होती है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं इसके ऑप्टिकल पोर्शन को। तो लिम्ब से एक रिफ्लेक्टिव मिरर लगा होता है। ये लाइट को वस्तु पर संघनित करता है जो कांच की बनी स्टेज पर रखी जाती है। ठीक है, दूसरा ऑप्टिकल पोर्शन उत्तल लेंस होता है जो मुड़ने वाली फोल्डेड आर्म के एंड पर लगा होता है। इस माइक्रोस्कोप में केवल एक उत्तल लेंस होता है जो ऑब्जेक्टिव और आईपीस दोनों का वर्क करता है। इसलिए इसकी आवर्धन क्षमता जो है वो कम होती है और ये वस्तु को अधिकतम 15 गुना ही बड़ा कर सकता है। ठीक है, उसके बाद है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें देखी जाने वाली वस्तुओं को बड़ा करके देखने के लिए एक से अधिक लेंस का यूज़ एक के बाद एक किया जाता है, उसे कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं। अब इसके पार्ट और उसके फंक्शन को देखते हैं। तो ये है एक कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ठीक है, ये यू शेप्ड के माइक्रोस्कोप का बेस होता है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है उसको बेस कहा जाता है। ठीक है, जो पूरे माइक्रोस्कोप का भार सहने की क्षमता रखता है, इसे फुट भी कहते हैं। उसके बाद बेस के ऊपर वाले पार्ट को पिलर कहा जाता है। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है इसे पिलर कहते हैं। इसी के ऊपर माइक्रोस्कोप के शेष पार्ट जो है वो प्रेजेंट होते हैं। फिर पिलर से जुड़ी एक सी शेप्ड की, मतलब कि ये वाला जो पार्ट दिख रहा है उसको आर्म कहते हैं। ठीक है, इसी को पकड़कर माइक्रोस्कोप को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जाता है। ठीक है, उसके बाद ये एक जो चौड़ी स्ट्रक्चर दिख रही है इसे स्टेज कहते हैं, जो आर्म के निचले सिरे से जुड़ा रहता है। इसके बीच में एक गोल पोर रहता है जिसके ऊपर दो क्लिप लगे रहते हैं, जिसकी हेल्प से स्लाइड के जो दोनों हिस्से हैं उसको दबाकर देखे जाने वाले स्लाइड के स्पेसिमेन को नीचे स्थिर किया जाता है। ठीक है, अब स्टेज के नीचे, मतलब कि यहाँ पे बीचों बीच स्टेज के पोर की ओर लाइट की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए लगे पार्ट को डायफ्राम कहा जाता है। ठीक है, फिर है मिरर। तो स्टेज के नीचे आर्म के जो लास्ट पार्ट है, लास्ट एंड से लगे एक पोर से मिरर लगा होता है जो घूम सकता है। ठीक है, मिरर की एक सतह जो है वो समतल और दूसरी सतह कॉनकेव होती है। इसी की हेल्प से लाइट को परावर्तित कर स्टेज के पोर पर रखे गए स्पेसिमन तक पहुंचाया जाता है। ठीक है, फिर है बॉडी ट्यूब। तो ये वाला जो पार्ट दिख रहा है उसे कहा जाता है बॉडी ट्यूब। आर्म के ऊपर वाले सिरे से एक हॉलो ट्यूब के रूप में बॉडी ट्यूब जुड़ी होती है। इसके ऊपर इससे कम डायमीटर वाली एक और ट्यूब होती है जिसे ड्रा ट्यूब कहते हैं। ठीक है, ड्रा ट्यूब के ऊपर वाले पोर्शन में एक लेंस लगा होता है। ठीक है, यहाँ पे जिसकी क्षमता जो है वो 10x या फिर 15x होती है। इसे आई पीस कहते हैं। बॉडी ट्यूब के निचले एंड पे नोच पीस जुड़ी होती है। इसमें डिफरेंट क्षमता वाले ऑब्जेक्टिव लेंसेज को बॉडी से लगाने के लिए स्थान बने होते हैं। ठीक है, तो इनसे
10x, 40x और 100x क्षमता वाले ऑब्जेक्टिव लेंसेज जुड़े होते हैं। 10x क्षमता वाले लेंसेज को लो पावर ऑब्जेक्टिव लेंस और शेष अन्य को हाई पावर ऑब्जेक्टिव लेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद है एडजस्टमेंट नोब। ठीक है, तो बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करने के लिए आर्म के ऊपर दो नोब लगी होती हैं जो एडजस्टिव नोब कहलाती हैं। ये 2 टाइप के होते हैं, एक होता है कोर्स एडजस्टमेंट नोब और सेकंड होता है फाइन एडजस्टमेंट नोब। ठीक है, तो पहले देखते हैं कोर्स एडजस्टमेंट नोब को। तो इसकी हेल्प से बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करके वस्तु को फोकस किया जाता है। ठीक है, फिर सेकंड है फाइन एडजस्टमेंट नोब। तो ये बहुत धीमी गति के बॉडी ट्यूब को ऊपर नीचे करती है। इसकी हेल्प से फोकस किए गए स्पेसिमेन का स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए इस नोब का यूज़ किया जाता है। उसके बाद लास्ट है इंक्लाइमेशन जॉइंट। इसकी हेल्प से इस माइक्रोस्कोप की आर्म और बेस एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो ये हुआ कंपाउंड माइक्रोस्कोप के डिफरेंट पार्ट्स। ठीक है।